नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी लगातार 8,931 दिनों तक एक एग्जीक्यूटिव हेड रह चुके हैं। अब इसमें 13 साल का गुजरात का चीफ मिनिस्टर का टेन्योर भी एडिड है, साथ ही साथ में जो 3 टर्म्स एज प्राइम मिनिस्टर वो बिता चुके हैं वो भी एडिड है। अभी रिसेंट में 22 मार्च 2026 को मोदी जी ने एक रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड था पवन कुमार चामलिंग के नाम पर। ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं सिक्किम के 8,930 लगातार दिनों तक। और अब देखिए मोदी जी ने इनका रिकॉर्ड तोड़ के 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी और प्रधानमंत्री के तौर पर भी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या चौथे टर्म में भी प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या बोलता है? क्या कोई लिमिट है कि सिर्फ 2 टर्म ही आप प्रधानमंत्री रह सकते हैं या 3 टर्म रह सकते हैं, चौथे टर्म नहीं रह सकते? या फिर कोई व्यक्ति अगर चौथे या 5वें टर्म में भी प्रधानमंत्री बन रहा है तो क्या वो अलाउड है? प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई कन्वेंशन है? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज और आप सबका स्वागत है श्रीराम आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, अब जो सवाल उठ रहा है जिसके बारे में हमने बात की है कि क्या भारत का संविधान कोई लिमिट लगाता है, कोई ऐसी लिमिट इंपोज करता है ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स अ पर्सन कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो ऐसी लिमिट है। ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का है। बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व हैं पूरी दुनिया में। लगातार 4 टर्म्स तक यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रहे। 1933 में दोस्तों पहली बार प्रेसिडेंट बने और 1933 से 1937 तक पहला टर्म था इनका। 1937 से 41 तक दूसरा टर्म था। 1941 से 45 तक तीसरा टर्म था और चौथा टर्म जो 1944 में इलेक्शन हुआ था उसमें भी ये इलेक्ट हो गए थे। चौथा टर्म भी ये निभाने लगे थे और फिर इनकी ऑफिस में रहते ही मृत्यु हो गई थी। तो 4 बार लगातार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। और उसके बाद यूएस में 1951 के अंदर एक 22nd अमेंडमेंट किया गया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का। और उस 22nd अमेंडमेंट में यह कहा गया कि कोई भी एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नहीं रह सकता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो दोस्तों यह बात तो हो गई यूनाइटेड स्टेट्स की, बट भारत का संविधान इसके बारे में क्या बोलता है? क्या नरेंद्र मोदी जी चौथी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसके लिए अपन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में। देखिए बीआर अंबेडकर साहब ने एक बहुत शानदार और बहुत पते की बात बोली थी उस समय। इन्होंने बिल्कुल जिस्ट एक तरह से बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का। देखिए यूएस में जो सिस्टम यूज होता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में जो सिस्टम यूज होता है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। दोनों में काफी फर्क है। एक तरफ सेपरेशन ऑफ पावर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, बट कोऑपरेशन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कोऑपरेशन के साथ चलने वाला जो सिस्टम है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि जो भी एग्जीक्यूटिव में है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब के सब लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले चुने जाते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एंट्री होती है, फिर प्रधानमंत्री की पोस्ट मिलती है। आपको एक लेजिस्लेचर का मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हैं तो विद इन 6 मंथ आपको लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ता है अगर आपको कोई भी मिनिस्टीरियल पोस्ट दी गई है तो दोस्तों ये एक बेसिक डिफरेंस था बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्या यूनिक बात बोली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में? देखिए 2 चीजें होती हैं जिससे अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट फिक्स की जा सकती है। पहला तो होता है पेरियोडिक इलेक्शंस। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला तो है ये, दूसरा नंबर कहूंगा मैं इसको, यह है पेरियोडिक इलेक्शंस। हर 5 साल में आपके इलेक्शन हो रहे हैं। हर 5 साल में जनता बता रही है कि देश का प्रधानमंत्री कौन रहेगा, स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा। और दोस्तों पहला जो इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अंबेडकर साहब बोले थे वो क्या था? डेली असेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डेली असेसमेंट कैसे होता है? अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट का सेशन लगता है तो 0 आवर हो रहे हैं,
क्वेश्चन आवर हो रहे हैं, एडजमेंट्स हो रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट या उसका हेड डेली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करता है, डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करता है, और एक ऐसा इलेक्टेड लीडर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ऑलवेज हैव टू मेंटेन द मेजॉरिटी। हमेशा उसको चाहिए कि उनके लोग उनके पीछे हों, तभी वो एक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, तभी मेजॉरिटी में कोई भी गवर्नमेंट बनी रह सकती है। ये एक बेसिक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का। और यहां पर डेली असेसमेंट होता है, रोज का है। अगर आपको कोई पैसे भी खर्च करने हैं, सो विदाउट द ऑथोराइजेशन ऑफ द लोकसभा इट कैन नॉट हैपन। पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, उसके थ्रू अलग कंट्रोल होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू अलग होता है, 0 आवर क्वेश्चन आवर के थ्रू अलग होता है। ठीक है दोस्तों, सो काफी तरह के कंट्रोल हैं और ये डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलते हैं। दैट इज द प्रिसाइज रीजन, दैट इज द बेसिक रीजन व्हाई नो टर्म, नो फिक्सिंग ऑफ द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नीडेड इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स। ये एक बेसिक प्रमाइस है जिसकी वजह से नो टर्म लिमिट वॉज एडेड। और लेजिस्लेचर का जो कॉन्फिडेंस है यही रोल करते रहता है एक लीडर को एज अ मिनिस्टर और एज अ प्राइम मिनिस्टर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। बट दोस्तों एक डिसरप्शन आ गया बीच में। इस तरह की जो डेली असेसमेंट होती थी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह से कहें कि एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको रोज कुछ ना कुछ जवाब देना है, रोज अपने आप को सिद्ध करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, फेयर कर रहे हैं, नॉन आर्बिटरी वे में कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। जो इसको लगातार ये चीज प्रूव करनी होती थी, हर एक पार्लियामेंट्री सेशन में जो चीज प्रूव करनी होती थी, उसके बीच में एक डिसरप्शन आ गया। एक तरह से कहें तो ये जो पहला एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया उस डिसरप्शन की वजह से, और सिर्फ दूसरा ही एलिमेंट बचा। क्या डिसरप्शन है दोस्तों? वो डिसरप्शन है द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच इंसर्टेड द 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। एंटी डिफेक्शन लॉ जब भारत के संविधान में इसकी एंट्री हुई, 10th शेड्यूल में इसको लिखा गया, तो क्यों लिखा गया था? और देखिए आगे ना उसको किहोतो होलोहान केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक सैंक्टिटी दे दी, कहा कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये इंटीग्रिटी बना के रखती है इलेक्टोरल मैंडेट के। तो मैं बेसिक थोड़ा सा बता दूं 10th शेड्यूल का कि होता क्या था दोस्तों। एक व्यक्ति जो कि लेजिस्लेटर चुना गया है वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाया करते थे, जिस वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि सरकारें गिर गई हैं और लोगों का मैंडेट जो है वो धरा का धरा रह गया, उसका कोई भी सही इस्तेमाल नहीं हो पाया, उसका रिस्पेक्ट ही नहीं हो पाया। व्हाई? बिकॉज पीपल हैव चेंज्ड देयर पार्टी। तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेज दैट अगर आप अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाते हैं, अगर आप अपने पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, आपको अपनी लेजिस्लेचर की सीट खोनी पड़ सकती है। यू कैन लूज योर सीट ऑफ द लेजिस्लेचर। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हो सकता है कि आपको वो सीट लूज करनी पड़े दोस्तों। अब ये जो डिसरप्शन हुआ, इससे कुछ फायदे तो डेफिनेटली हुए। गवर्नमेंट्स और ज्यादा स्टेबल होने लगी, लोगों के जो मैंडेट है उनका और ज्यादा रिस्पेक्ट होने लगा। बट ये एक नेगेटिविटी भी प्रोड्यूस कर देता है। नेगेटिविटी क्या है दोस्तों? एंटी डिफेक्शन लॉ से जो पार्टी आला कमान है, जो पार्टी लीडर्स हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई और इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनकी जो फ्रीडम है, इनकी जो लिबर्टी है, वो बहुत ज्यादा कर्टेल हो गई। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक मेंबर ऑफ लोकसभा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उसको अपना मत बताना है तो वो पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर उसको कोई वोटिंग करनी है तो वो पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर वो अपनी पार्टी के एक्शन से खफा है, किसी भी तरह से नाराज है, उसका लॉजिक कुछ और बोल रहा है, तो दैट लॉजिक इज ऑल्सो अरेस्टेड बिकॉज ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बोला, कुछ बयान दिए,
पार्टी के खिलाफ वोटिंग की तो उनको अपनी लेजिस्लेचर की सीट को खोना पड़ सकता है। अब इस डर से क्या होता है दोस्तों, एंटी डिफेक्शन की वजह से क्या होता है दोस्तों, कि पार्टी तो मजबूत बनी रहती है बट जो लॉयल्टी टुवर्ड्स द पार्टी वो भी बनी रहती है, बट जो पार्टी आला कमान है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, रूलिंग पार्टी मेंबर्स हु वोट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन अ कॉन्फिडेंस मोशन फेसेस डिस्क्वालिफिकेशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बिकम अ डेड लेटर। पॉलिटिकल पार्टी हैव नो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म। साथ ही साथ में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है ना पार्टीज के अंदर। कुछ पार्टीज इंडिया में आप देखेंगे वो तो फैमिलीज की जनरेशंस चली जा रही हैं, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ लॉक्स द लेजिस्लेटर इनटू पार्टी लॉयल्टी एंड द एब्सेंस ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी लॉक्स द पार्टी इनटू द लॉयल्टी ऑफ द लीडर। सबसे बड़ा सबसे पावरफुल व्यक्ति यहां कौन बन गया दोस्तों, द पार्टी लीडर। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब आप देखिए कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब वापस से अंबेडकर जी के इस पर आर्ग्यूमेंट पर आते हैं। इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को दो तरह की टेस्ट से जाना पड़ता है। पहला तो पीरियोडिक टेस्ट होता है जो कि फिक्स्ड टर्म इलेक्शन होते हैं जो हर 5 साल के बाद होते हैं, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, डेली असेसमेंट होता है। अब डेली असेसमेंट में बहुत सी चीजें होती हैं, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। और इन दोनों की वजह से अंबेडकर साहब ने बोला था कि कोई फिक्स्ड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है, 10th शेड्यूल की वजह से, एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से अगर आप किसी भी प्रकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो आपके जो खुद के पार्टी के मेंबर्स हैं वो खुद की पार्टी या खुद के लीडर के अगेंस्ट, खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कर दिया तो क्या होगा दोस्तों, वो अपनी सीट को खो देंगे। एक पार्टी के अंदर अगर आप सोचकर देखिए, अगर बहुत से लीडर्स उसके ऐसे हैं जो मिडिल लेवल के लीडर्स हैं या फिर लोअर लेवल के लीडर्स हैं, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद द टॉप लीडरशिप ऑफ द पार्टी, और वो चाहते हैं कि टॉप लीडरशिप ऑफ द पार्टी चेंज हो, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जैसे ही पार्टी के अगेंस्ट गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपने पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग की, पार्टी तो गिरेगी ही गिरेगी, साथ में आपकी भी सीट चली जाएगी। तो क्या हुआ, अगर आपकी एक वर्किंग मेजॉरिटी है तो आप हमेशा पावर में ही रहेंगे, आप कभी भी पावर लूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावर को लूज करवा सकते हैं वो आपके खुद के पार्टी के मेंबर्स हैं, जिनके पास खुद की लिबर्टी और फ्रीडम है अपनी खुद की बात कहने के लिए, और वो सारी अब एंटी डिफेक्शन लॉ से छिन चुकी है। दैट इज द रीजन व्हाई अ पर्सन हु हैज बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर रिमेन्स इन दैट पोस्ट फॉर एवर। क्योंकि इनको या तो लोग हटा सकते हैं पेरियोडिक असेसमेंट से, या फिर उनकी खुद की ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग हटा सकते हैं अपोजिशन के साथ मिलकर। और वो जो फर्स्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था अकाउंटेबिलिटी का, 10th शेड्यूल ने उसको ही रिमूव करके रख दिया दोस्तों। तो दोस्तों दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज नो टर्म लिमिट। एंड ये जो टर्म लिमिट जो होती है, एक तरह से कोई भी लीडर है दोस्तों, वो काफी ज्यादा बार अगर प्रधानमंत्री बने रह गए या काफी ज्यादा बार अगर चीफ मिनिस्टर बने रह गए हैं, तो कभी ना कभी तो पार्टी को या फिर लोगों को ऐसा लगेगा कि दैट टू मच पावर हैज बीन गिवन टू वन पर्सन, और उसको चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाए गए थे वो सारे डाइल्यूट हो चुके हैं। तो दोस्तों क्या सॉल्यूशन है फिर? सो देयर आर फ्यू सॉल्यूशंस देयर। देखिए ये क्वेश्चन है, टर्म लिमिट इज इन रियल सेंस एंटी डेमोक्रेसी। ये एक और चीज है, क्या अगर आपने किसी को टर्म लिमिट लगा दी कि 2 बार से ज्यादा नहीं, 3 बार से ज्यादा नहीं, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है? ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। कुछ लोग कहते हैं हां कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्यों है? बिकॉज अगर आप किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हो, पहली बार बनाया, फिर दूसरी बार बनाया, फिर तीसरी बार बनाया, फिर चौथी बार बनाया, तो लोग ही तो बना रहे हैं। पेरियोडिक असेसमेंट हो रहा है ना, इलेक्शंस हो रहे हैं ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इशू क्यों आना चाहिए? इशू क्यों आना चाहिए? बट बहुत से ऐसे देश हैं, यूएस है, ब्राजील है, और भी कई देश हैं दोस्तों। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, साउथ कोरिया है, ब्राजील है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है।
इन सब ने अपने प्रेसिडेंशियल टर्म्स पे लिमिट्स लगा रखी हैं, बट भारत में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन हमने पढ़ा, 2 रीजंस हैं, उसमें से एक रीजन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है, बट स्टिल देयर इज नो लिमिट ऑन द प्राइम मिनिस्टेरियल और द चीफ मिनिस्टेरियल टर्म्स इन इंडिया। अब क्या किया जा सकता है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से एंटी डिफेक्शन को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट डालता है तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है अगर उसने खुद की पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दिया, इस सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। दूसरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मोर एम्बिशियस पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप एक टर्म लिमिट लेके आ जाएं। आप एक टर्म लिमिट 2 बार की, 3 बार की, कितनी भी हो वो, उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, लिमिटिंग द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, सो दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशन। नाउ 8931 days milestone forces attention to whether India's parliamentary system retains the self-correcting capacity। ये self-correcting capacity है, ये वही है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन से आती है, 0 आवर से, क्वेश्चन आवर से आती है, पेरियोडिक असेसमेंट से, डेली असेसमेंट से सॉरी आती है। और ये जो डेली असेसमेंट है ये तो डाइल्यूट बहुत ज्यादा हो चुका है बिकॉज ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो या तो ये सेल्फ करेक्टिंग कैपेसिटी आए या फिर कोई फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो ये एक डिबेट है, ये लगातार चल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।